फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट का ये सेकंड लेक्चर है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होती है। वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो बार बार रिपीट होके डिफरेंट डायरेक्शन में क्या जनरेट करता है, कंप्लीट लैटिस जनरेट करता है, वो कहलाता है यूनिट सेल। ये ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो बार बार रिपीट होता रहता है, किसमें, क्रिस्टल लैटिस में, वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन विच रिपीट अगेन टू अगेन इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीट इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट द एंटायर लैटिस। देखिए, अगर हम बात करें, इस एक 3D स्मॉलेस्ट पोर्शन हमने लिया, 3D स्मॉलेस्ट पोर्शन है इस, जैसे इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ये सेंटर हो गया O, तो O एक्स एक्सिस में ये लेंथ हो गई OA, ये हमने कितना मान लिया, A एज लेंथ। तो इसकी 3 एज लेंथ होंगी, OA, OB और OC। इनको OA को ले लिया A, OB को ले लिया B और OC की लेंथ ले ली C। और 3 ही इसमें क्या होंगे, फेशियल एंगल होंगे, मतलब लेंथ और विड्थ के बीच का एंगल हो गया अल्फा, विड्थ और हाइट के बीच का एंगल हो गया बीटा, और एक कह सकते हैं हाइट और लेंथ के बीच का एंगल हो गया गामा। ये कहलाते हैं फेशियल एंगल या क्रिस्टल एंगल। तो 3 एंगल हो गए, अल्फा बीटा गामा, और 3 ही एज लेंथ हो गई ABC। तो 6 पैरामीटर होते हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है, यूनिट सेल करेक्टराइज होता है, यानी कि यूनिट सेल बनता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें इसमें, देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि यूनिट सेल इज करेक्टराइज बाय 6, कितने, 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ABC, 3 तो एज लेंथ हो गई, और अल्फा बीटा गामा 3 क्या हो गए, फेशियल एंगल हो गए, या बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, या बोलते हैं इनको क्रिस्टल एंगल। अब यही यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगी अगर इसमें तीनों एज की लेंथ क्या हो जाए, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की लेंथ क्या हो जाए, सेम, या ABC क्या हो जाए, सेम, और तीनों जो फेशियल एंगल है या इंटरफेशियल एंगल है, ए अल्फा बीटा गामा, वो तीनों एंगल इक्वल हो जाए और कितने हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसी स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। क्लियर। तो क्यूब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। तो ऐसा स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जिसकी तीनों एज लेंथ क्या हो, सेम हो, और तीनों फेशियल एंगल क्या हो, इक्वल हो, और कितने हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए बात करें स्पेस लैटिस की या क्रिस्टल लैटिस की। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, अगर हम क्या करें, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उन्हें एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर हम उनका कर दें तो उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स कह सकते हैं, या पार्टिकल कह सकते हैं, या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कह सकते हैं, इन स्पेस या कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का 3D स्पेस में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। जैसे ये समझिए, यहां पे ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं जो 3 डायमेंशनल क्या हो गए हैं, स्पेस में क्या हो गए, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो गए हैं। तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस, या बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इस लैटिस के अंदर एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट। अगर हम देखें तो इतना, ये क्यूब पार्ट, अगर देखिए ये मैं देखूं इतना पार्ट, तो ये क्या होगा, इसमें रिपीट हो रहा होगा ये पार्ट, अगर आप देख पा रहे हो तो इतना क्यूबिक ये पार्ट क्या होगा, इसमें बार बार रिपीट होगा, तो ये क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। तो जो एंटायर रेगुलर 3D स्पेस अरेंजमेंट है पार्टिकलों का, वो क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस में स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो बार बार रिपीट होके क्या बनाता है, स्पेस लैटिस जनरेट करता है, वो कहलाता है यूनिट सेल। जैसे यहां देखो, ये एक 3D अरेंजमेंट हो गया कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का, एक रेगुलर अरेंजमेंट है स्पेस में, तो इसे पूरे को क्या बोलेंगे, इस एंटायर स्पेस को क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। और इसमें जो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो आपको क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। ऐसे समझो, जैसे एक ईंटों का ढेर है, तो जो ईंटों का ढेर है वो क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और उस पूरे ईंटों के ढेर में जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो बार बार रिपीट होके वो पूरे क्रिस्टल को बनाया है, वो कौन है, एक ईंट।
देखिए एक ईंट में लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तो वो जो ईंट है वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल, और ईंटों का जो कंप्लीट ढेर है वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें नेचुरली, तो नेचुरली क्या होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट हैं, या कह सकते हैं 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम नेचर में पाए गए हैं, या कह सकते हैं क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम पाए गए हैं, और एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 4 तरीके की यूनिट सेल पाई गई हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7, और एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, 4। तो अगर टोटल वे ऑफ अरेंजिंग देखें, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 तरीके होने चाहिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल को अरेंज करने के, मगर इन नेचुरली अगर हम देखें तो कितने अरेंजमेंट पाए गए, 28 होने चाहिए, मगर पाए कितने गए हैं, 14। तो जितने नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, अब क्यों 14 एग्जिस्ट करे, ये नेचर में, जब नेचर में क्या हो गया, हमारे पास केवल 14 तरह के ही अरेंजमेंट पाए गए हैं, इनसे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं पाए गए। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल पॉसिबल हो सकते थे 48, मगर पाए कितने गए नेचर में, 14। तो यही आंसर होगा हमारा 14। रीजन क्या रहा होगा कि 28 में से 14 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 14 एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें नेट फोर्स कैसी हो गई होगी, अट्रैक्टिव हो गई होगी, और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे उनमें नेट फोर्स रिपल्सिव हो गई होगी, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करा होगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल, तो वो ब्रेबिन्स यानी कि ब्रेबिन्स लेटिस एग्जिस्टेंस कितना है, 14। और 14 क्यों है, क्योंकि नेचर में 14 ही पाए गए। क्लियर। चलिए तो देखिए तो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनमें 4 तरह की यूनिट सेल होती है। वो 4 तरह की यूनिट सेल कौन कौन सी है, एक तो कह सकते हैं सिंपल या कह सकते हैं प्रिमिटिव, एक कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, एक कह सकते हैं फेस सेंटर्ड, और एक है एंड सेंटर्ड। तो ये 4 तरीके के क्या हैं, यूनिट सेल पाई जाती हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। और 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम हैं, और टोटल वे ऑफ अरेंजिंग 28 होने चाहिए थे, मगर नेचर में कितने पाए गए, 14 ही पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए जी। तो क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के हैं, 7 टाइप के, जैसे क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागोनल है या हेक्सागोनल है। और अगर हम बात करें ब्रेविन लेटिस की, तो वो टोटल होने चाहिए थे 28, मगर नेचुरल में कितने एग्जिस्ट, नेचर में कितने एग्जिस्ट करे, 14। तो 14 ब्रेविन लेटिस हैं। किस क्रिस्टल लेटिस में कौन सा यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है वो अभी बताएंगे। टोटल यूनिट सेल होते हैं 4 तरीके के, मगर जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिस्टल में चारों ही टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करें। कुछ यूनिट सेल पाई जाती हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। किसमें कौन सी पाई जाएंगी वो देखेंगे। ये यूनिट सेल पैरामीटर्स हैं, यानी कि कह सकते हैं एज लेंथ, और कह सकते हैं ये क्रिस्टल एंगल या इंटरफेशियल एंगल। चलिए तो अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरीके की यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। ये तीनों यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, मगर इसमें एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करती। और क्यूबिक की अगर हम बात करें तो इसमें पैरामीटर्स क्या है, इसमें तीनों एज लेंथ क्या होती है, लेंथ विड्थ हाइट क्या होती है, सेम होती हैं, और तीनों एंगल भी, तीनों इंटरफेशियल एंगल भी इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ऐसी अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक अकेला इकलौता एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल भी एग्जिस्ट करता है, फेस सेंटर्ड भी, बॉडी सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी। अगर हम बात करें तो ऑर्थोगोनल में क्या होती है, तीनों साइडों की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, और तीनों एंगल, मगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और कितने इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के। ये बातें दो हैं, तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल इक्वल भी हैं और 90 के इक्वल भी हैं। ठीक। अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक ही यूनिट सेल पाया जाता है, प्रिमिटिव। ध्यान दीजिए, किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई यूनिट सेल पाई जाएगी तो पहली यूनिट सेल होगी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब एकदम स्टार्टिंग, यानी कि प्रारंभिक, जहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं, जहां से चीजें जनरेट हुई, यानी कि जो स्टार्टिंग में सबसे पहले पैदा हुआ था, उसके बाद क्या होता गया, मॉडिफिकेशन होती चली गई, तो उसे बोलते हैं प्रिमिटिव या सिंपल। तो इसमें क्या होगा, ऑर्थो अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, सिर्फ एक यूनिट सेल पाई जाएगी, प्रिमिटिव, और ये इसकी एज लेंथ और ये फेशियल एंगल के हैं।
ये आपको याद करना है और इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप क्या करें, एक दिन में सिर्फ एक क्रिस्टल को याद कर लें, उसमें याद कर लें कि इसमें कौन कौन से यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, उसकी एज लेंथ क्या है और फेशियल एंगल क्या है। चलिए, तो इसी तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ध्यान देना, प्रिमिटिव सभी के अंदर पाया जाएगा। ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जो सभी क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है? प्रिमिटिव। क्लियर? तो ये आपको टेबल याद रखनी है। आप एनसीईआरटी से भी इसे याद कर सकते हैं या फिर यहां से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूं इनको याद रखने का, ठीक है? तो ये 28 एग्जिस्ट करने चाहिए, मगर नेचर में 14 ही पाए गए, और कौन से क्रिस्टल में कौन कौन से यूनिट सेल पाया गया वो इस टेबल में यहां लिखा हुआ है। चलिए, तो टोटल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये कह सकते हैं ब्रेविन्स लैटिस, एग्जिस्ट इन नेचर। तो कितने एग्जिस्ट करे? 14 ही करे। 14 ही क्यों करे? इसका कोई आंसर नहीं है। जब नेचर में जो एग्जिस्ट कर गया, जो पाया गया वो बता दिया गया, ठीक है? चलिए, तो इसको की पॉइंट क्या है याद रखने का? यहां से हर साल प्रॉब्लम बन रही है, हर साल हर एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम बना रहा है इस टेबल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी इसमें याद करने में। इसके लिए आपको एक की पॉइंट बता देता हूं। देखिए, तो की पॉइंट क्या है, इसको आप याद रखिए। सिटोर, CTOR, सिटोर है मन तेरा। सिटोर एस देखो, CTOR, ये हो गया सिटोर है मन तेरा। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, सिटोर है मन तेरा। अब इसमें T 2 बार आया, तो एक इस वाले T का मतलब है टेट्रागोनल और इस वाले T का मतलब है ट्राइक्लिनिक। बाकी तो आपको मीनिंग पता ही चल जाएगा फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट अल्फाबेट लिखा हुआ है सबका। जैसे ये क्यूबिक है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है? चलिए, तो इनमें किसमें कितनी यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं? तो अगर हम बात करेंगे तो क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल में केवल 3 ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम बात करें टेट्रागोनल में केवल 2 ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम ऑर्थोरोम्बिक देखें तो ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें चारों टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? इसको भी आप याद रख सकते हो। जो सिटोर, देखो इनको याद रखोगे, सिटोर है मन तेरा। और ये नंबर कैसे याद रखोगे? फिर ये आप रखो 324 और 1121, 324 और फिर 1121, इस तरीके से आप याद रख लें। चलिए, तो अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जैसे हेक्सागोनल में कितनी यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं? 1, ठीक। ये बात करें मोनोक्लोनिक में कितनी यूनिट सेल होंगी? 2। तो इस नंबर को आप याद रख लीजिए और इस रिजल्ट को याद रख लीजिए। क्या है? सिटोर है मन तेरा और इनका नंबर हो गया 324 1121, ठीक। टोटल काउंटिंग करेंगे इनकी तो कितने आएंगे? ये 14। अब बात करें जैसे क्यूबिक क्रिस्टल है, तो इस क्यूबिक क्रिस्टल में कितनी यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही हैं? 3। अब ये तीनों यूनिट सेल कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, पहली तो क्या होगी? प्रिमिटिव। और अगर सेकंड पाई जाएगी तो वो बॉडी सेंटर्ड, और तीसरी पाई जाएगी तो वो फेस सेंटर्ड। पहला नंबर प्रिमिटिव का, दूसरा अगर यूनिट सेल पाया गया तो वो बॉडी सेंटर्ड होता है, और तीसरा पाया गया तो वो फेस सेंटर्ड, और बाकी अगर फोर्थ भी पाया गया तो वो एंड सेंटर्ड, ठीक। अब इसमें जैसे बात करें टेट्रागोनल में कितनी यूनिट सेल पाई जा रही है? 2। तो वो 2 कौन कौन सी होंगी? प्रिमिटिव होगा और बॉडी सेंटर्ड होगा। ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप की यूनिट सेल पाई जा रही तो वो क्या हो गई? चारों ही हो गई। प्रिमिटिव भी हो गई, बॉडी सेंटर्ड भी हो गया, फेस सेंटर्ड भी हो गया, और एंड सेंटर्ड भी हो गया। जैसे अगर हम बात करें यहां पे रोम्बोहेड्रल, एक ही यूनिट सेल है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ प्रिमिटिव होगी, क्योंकि पहली यूनिट एक ही यूनिट सेल है तो वो कौन सी होगी? प्रिमिटिव। हेक्सागोनल एक ही यूनिट सेल है तो कौन सी होगी? प्रिमिटिव। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोनोक्लिनिक में 2 यूनिट सेल हैं तो पहली तो प्रिमिटिव होगी, मगर दूसरी बॉडी सेंटर्ड की बजाय क्या होगी? वो एंड सेंटर्ड। और ये ट्राइक्लिनिक हो गया तो इसमें एक यूनिट सेल पाई जा रही है, तो एक है तो वो क्या होगी? प्रिमिटिव, ठीक। अब बात करें एंगल और साइड की, तो देखिए अगर हम बात करें ऐसे कौन से कितने, अगर हम बात करें यहां पे तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों फेशियल इंटरफेशियल एंगल इक्वल हैं और 90 है, तो वो किस किस में होगा? सिटोर। सिटोर में आर छोड़ दो, CTO। CTO में क्या होंगे? तीनों एंगल इक्वल होंगे और क्या होंगे? 90 के इक्वल होंगे। अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे और 90 होंगे। दूसरी बात, इनमें अगर हम बात करें एच लेंथ की, तो C में क्या होगा? तीनों साइड इक्वल होंगी। T में क्या होगा? अगले नेक्स्ट देखेंगे तो 2 साइड इक्वल होंगी, तीसरी डिफरेंट होगी, और उससे नेक्स्ट में देखें तो तीनों ही साइड क्या होंगी? डिफरेंट होगी। तो एक पैटर्न बन गया। अब बात करें आगे, CTO तो ये हो गया, अब आ गया R, सिटोर है मन तेरा। अब इसमें बात करें
तो यहां पे अगर हम बात करें साइड की तो फिर दोबारा से वही पैटर्न है। इसमें तीन, देखो इसमें तीनों साइड इक्वल थी, इसमें दो साइड इक्वल थी, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। इसमें फिर दोबारा से तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, दो साइड इक्वल हो जाएंगी, और इनमें लास्ट के जो दो हैं इनमें कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होंगी। इनके एंगल की बात कर लें, उन तीनों में तो एंगल इक्वल हो गए थे और 90 के इक्वल हो गए थे, तीनों एंगल भी इक्वल और 90 के इक्वल। यहां देखें, इसमें अगर बात करें तो तीनों एंगल इक्वल तो हैं मगर 90 नहीं होंगे, कोई सा भी एंगल 90 नहीं होगा, मगर तीनों एंगल इक्वल होंगे, मगर उनमें से कोई सा भी 90 नहीं होगा। नेक्स्ट देखें तो दो एंगल इक्वल होंगे और 90 भी होंगे, और तीसरा एंगल 120 होगा। उससे नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होंगे, दो एंगल इक्वल तो होंगे और 90 भी होंगे, मगर तीसरा एंगल 90 नहीं होगा। और इसकी लास्ट वाले की बात करें तो इसमें तीनों में से कोई सा भी एंगल इक्वल नहीं होगा और 90 भी कोई सा नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको इन्हें ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, तो सिर्फ इसी लाइन को आप याद रख लो, यहीं से देखो सब पता चल जाएगा। सिटोर, CTOR, सिटोर है मन तेरा। अब इसमें, इसके लिए अगर हम बात करें किसमें कितनी यूनिट सेल है, तो नंबर है 324, यानी कि 324, फिर 1121, 1121 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे किसमें ये तीन यूनिट सेल हैं तो कौन कौन सी होंगी। मैंने आपको बताया, पहली प्रिमिटिव, दूसरा नंबर आए तो वो बॉडी सेंटर्ड का, और तीसरा आए तो फेस सेंटर्ड का। मगर मोनोक्लिनिक में क्या होगा, दो यूनिट सेल है, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड की बजाय एंड सेंटर्ड होता है। ठीक। नेक्स्ट अब बात करें जैसे साइड की, तो साइड की बात करेंगे तो पहले यहां से तीन लीजिए और फिर ये, इसमें तीनों साइड इक्वल, इसमें दो साइड इक्वल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं। फिर दोबारा से वही पैटर्न, इसमें तीनों साइड इक्वल, इसमें कोई सी भी साइड, इसमें दो साइड इक्वल और इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगी। अब बात करें एंगल की, तो इसमें देखिए, इसमें शुरू के तीन में तीनों एंगल इक्वल होंगे और 90 के इक्वल होंगे। इसमें बात करें तो तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, मगर कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। इसमें बात करें तो दोनों शुरू के दो एंगल इक्वल होंगे और 90 होंगे, मगर तीसरा एंगल 120 होगा। इसमें बात करें तो इसमें तीनों एंगल, इसमें दो एंगल इक्वल होंगे और 90 होंगे, मगर तीसरा एंगल 90 नहीं होगा। और इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा और कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। इस ढंग से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको इसे याद करना है, मगर इसे याद जरूर करना है। प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम पूछेगा, बताइए कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कौन सा ऐसे कितने क्रिस्टल हैं जिनमें एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, तो एक तो मोनोक्लिनिक में हो गया एंड सेंटर्ड, और एक ऑर्थोरोम्बिक में, तो चारों ही होंगे। तो दो क्रिस्टल सिस्टम ऐसे हो गए जिनमें एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, तो बॉडी सेंटर्ड एक तो क्यूबिक में हो गया, एक ट्राइगोनल में हो गया और एक ऑर्थोरोम्बिक में हो गया, इन तीन में हो गया। ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों एंगल इक्वल है और 90 भी हैं, तो तीनों एंगल इक्वल है और 90 हैं, तो ऐसे शुरू के तीन हो गए। या पूछ ले ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल है, इससे मतलब नहीं कि 90 है क्या है, तो इसमें इन तीनों में तीनों एंगल इक्वल हैं, इसमें भी तीनों एंगल इक्वल हैं, इसमें क्या होगा, इसमें बस ये कितने हो गए, चार हो गए, इसमें भी तीनों एंगल इक्वल नहीं, इसमें भी तीनों एंगल इक्वल नहीं और इसमें भी तीनों एंगल इक्वल नहीं है। इस तरीके से वो प्रॉब्लम इसमें मालूम करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है या स्पेस लैटिस है, इसमें से हमारे कोर्स में केवल कौन सा है, क्यूबिक। तो क्यूबिक के अंदर हम देखेंगे तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एज लेंथ इक्वल होती हैं, तीनों फेशियल एंगल इक्वल होते हैं और 90 होते हैं। और दूसरी बात, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, मगर एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन यूनिट सेल को एक एक करके समझते हैं। तो एटम का अरेंजमेंट देख रहे हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम की बात हम करेंगे, और उसमें अब क्या देख रहे हैं, डिफरेंट जो यूनिट सेल हैं उनमें एटम का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव की, ऐसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब पीसी या एससी, प्रिमिटिव क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक। तो देखिए सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो ईच कॉर्नर्स ओनली, हर एक कॉर्नर्स पे पाया जाएगा। तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे, 8, 4 तो देखो ऊपर हो गए और 4 ये क्या हो गए बॉटम पे। तो हर एक कॉर्नर्स एटम पे क्या होगा, हर एक कॉर्नर्स पे क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा, केवल कॉर्नर्स पे एटम होगा, कॉर्नर्स के अलावा और कहीं एटम नहीं होगा। तो एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली।
तो एफसीसी समझ गए, प्रिमिटिव कब बनेगा, प्रिमिटिव तब बनेगा या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तब जनरेट होगी जब कौन एटम केवल और केवल कहां रखा हो, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे हो। और एक बात, ये जो कॉर्नर्स एटम है ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। अगर इनको ढंग से आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ये जो कॉर्नर्स एटम होते हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो कॉर्नर्स एटम टच ईच अदर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात करें या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, तो इसमें कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच करते हैं। अब जरा समझिए, मान लो हमने क्या ले लिया, ये छत वाली फ्लोर ले ली। देखिए ये छत वाला हमने क्या ले लिया, फ्लोर ले लिया इसका। तो इस पे 4 कॉर्नर्स आपको दिखाई देंगे, तो चारों कॉर्नर्स पे एटम रखे दिखाई देंगे और ये एटम आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉर्नर्स एटम टच करेंगे। अगर मैं बात करूं इस एज लेंथ की, तो क्यूब की एज लेंथ कितनी है a, और अगर मैं रेडियस की फॉर्म में देखूं तो r रेडियस इस एटम की और r रेडियस इस एटम की। तो r तो क्या हो गई, रेडियस ऑफ एटम, और a क्या हो गई, एज लेंथ। तो अगर इसमें एक रिलेशन देखूं तो अगर a की फॉर्म में देखूं तो ये लेंथ कितनी है a, और रेडियस की फॉर्म में देखूं तो ये लेंथ कितनी आएगी 2a। तो यहां से एक रिलेशन आ रहा है कि a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 2r के। ये कह सकते हैं r इज इक्वल टू होगा a/2, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ एटम है, और a क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब है। एक और बात ध्यान रखनी, हर एक एटम को स्फीयर एज्यूम करते हैं और सेम साइज का एज्यूम करते हैं, यानी कि हर एक एटम की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी, कितना, r। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें ध्यान हो, समझ में आ गई बात। तो अगर बात करेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसमें क्या होगा, जो एटम है वो हर एक कॉर्नर्स पे होगा, क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे एटम पाया जाएगा, और कॉर्नर्स एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, जिसकी वजह से a और r में एक रिलेशन आएगा, a इज इक्वल टू 2r, या कह सकते हैं r इज इक्वल टू a/2। नेक्स्ट बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल कब जनरेट होती है, अगर क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे एटम हो। एक तो हर एक कॉर्नर्स पे देखो 4 कॉर्नर्स ऊपर हो गए और 4 कॉर्नर्स नीचे हो गए, और एक बॉडी सेंटर्ड पे, B मतलब बॉडी सेंटर्ड, साफ साफ पता चल रहा है बॉडी सेंटर्ड। तो एक एटम क्या होना चाहिए इस रूम के सेंटर पे। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है, क्यूब का सेंटर या रूम का सेंटर। चलिए, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहां पाए जाएंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड। तो टोटल अगर मैं देखूं लैटिस पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे एटम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो अगर हम बात करेंगे सिंपल में, तो सिंपल या प्रिमिटिव में तो कितने लैटिस पॉइंट थे, 8, क्योंकि 8 के 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट था, तो लैटिस पॉइंट हो गए थे 8। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड में बात करूंगा तो लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 9, क्योंकि 8 तो हो गए कॉर्नर्स और एक हो गया बॉडी सेंटर्ड। तो ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड एटम है। ठीक, चलिए अब इसमें अगर हम बात करें तो जो कॉर्नर्स एटम है वो आपस में तो टच नहीं करते, मगर हर एक कॉर्नर्स एटम क्या करता है, जो बॉडी के सेंटर में एटम रखा है इस एटम को हर एक कॉर्नर्स एटम क्या करता है, टच करता है। तो ऐसे कितने कॉर्नर्स एटम हो जाएंगे, 8। तो अगर मैं एक रिलेशन बना के देखूं, या देखिए ये एटम इस कॉर्नर्स सेंटर एटम को टच कर रहा है और ये फिर सेंटर एटम इस कॉर्नर्स एटम को टच कर रहा है, तो ये लेंथ अगर मैं देखूं तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। और इस अगर क्यूब की साइड a है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3 होती है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इस अगर हम बात करेंगे तो इस बॉडी, ये क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ अगर a की फॉर्म में देखूं तो वो कितनी होगी, a√3। और अगर मैं r की फॉर्म में देखूं तो इस एटम की रेडियस r, ये पूरा जो एटम है इसकी डायमीटर हो गया, यानी कि r और r 2r, और एक इस एटम की रेडियस हो गई r। तो यहां से लेके यहां तक अगर r की फॉर्म में डिस्टेंस देखूं तो वो कितनी आएगी, 4r। और एज लेंथ की फॉर्म में देखूं तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3। तो एक रिलेशन आ गया कि a√3 इज इक्वल टू होगा 4r। तो BCC में एक रिलेशन आ गया, a√3 इज इक्वल टू होगा 4r, यानी कि जो बॉडी डायगोनल है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वो इक्वल होगी किसके, 4r के। यह कह सकते हैं r इज इक्वल टू हो जाएगा a√3/4। तो ध्यान देना, इसमें जो कॉर्नर्स एटम है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर्स एटम आपस में तो टच नहीं कर रहे हैं, मगर कॉर्नर्स एटम क्या कर रहे हैं, बॉडी सेंटर एटम को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिलेशन आ रहा है a√3 = 4r। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब FCC, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कब जनरेट होगी, जब एटम जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे हो जाएं। देखिए
हर एक कॉर्नर्स पर रख दिए, एक तो 4 तो कॉर्नर्स ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। तो एक तो एटम कहाँ हो, हर एक कॉर्नर्स पे हो, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड ईच फेस सेंटर्ड, हर एक फेस सेंटर्ड पे हो। देखिए 8 के 8 कॉर्नर्स पे हो गए, 8 तो कॉर्नर्स हो गए, उन पे हो गया एटम। और एक क्या हो जाए, हर एक फेस के सेंटर्ड पे। कितनी फेस होंगी, 6। तो देखो जैसे टॉप, तो टॉप के फेस, टॉप सरफेस के फेस सेंटर पर हो गया, बॉटम के सेंटर पर हो गया, लेफ्ट वाली फेस के सेंटर पर हो गया, राइट वाली फेस के सेंटर पर हो गया। एक ये फ्रंट में होगी फेस, ये देखिए इस फ्रंट के सेंटर पे। एक ये बैक में होगी, तो बैक के सेंटर पे। ठीक, तो क्या हो गया, इसमें जो एटम है वो कहां पाए जाएंगे, ईच कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड। तो देखिए प्रिमिटिव क्या था, प्रारंभिक पहला, तो उसमें एटम कहां पाए गए थे, केवल कॉर्नर्स पे पाए गए थे, हर एक कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे। अगर हम बात करेंगे तो कॉर्नर्स पे तो सब पे पाए ही जाएंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, वहीं से प्रिमिटिव स्टार्ट होता है। तो कोई भी यूनिट सेल ले लो तो उसमें कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही होंगे। तो अगर प्रिमिटिव बात करेंगे तो केवल कॉर्नर्स पे होंगे। बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो कॉर्नर्स के साथ साथ कहां हो जाएगा, बॉडी सेंटर पर और चला जाएगा। फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो कॉर्नर्स के साथ साथ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहां और चले जाएंगे, फेस सेंटर पर और चले जाएंगे। ठीक, चलिए अब इसमें रिलेशन की बात करें तो इसमें भी कॉर्नर्स एटम आपस में तो टच नहीं करते, मगर ये कॉर्नर्स एटम क्या करेंगे, जो फेस सेंटर्ड एटम है इसको टच करते हैं। हर एक ये जो कॉर्नर्स एटम है, जैसे अगर मैं ये टॉप फेस ले लूं तो टॉप फेस के 4 कॉर्नर्स आ गए, ये चारों कॉर्नर्स एटम इस फेस सेंटर एटम को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। आपस में तो ये टच नहीं कर रहे हैं, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल। ये लेंथ कितनी है ए और ये कितनी है ए, और क्यूब में एंगल क्या होता है 90। तो पाइथागोरस से अगर मैं देखूं तो ये फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, a√2। अगर मैं रेडियस की फॉर्म में देखूं तो r रेडियस इसकी, और r और r 2r डायमीटर इसका हो गया। देखो r ये और r ये और r इसकी कितनी हो गई 4r। तो इसमें एक रिलेशन आ जाएगा कि a√2 इजिकल टू हो जाएगा 4r। तो देखो, तो इसमें क्या है, कैसे भी आप समझ लीजिए, ये जो कॉर्नर्स एटम है, किसी भी कोई भी फेस लीजिए, उस फेस में 4 कॉर्नर्स होंगे और चारों कॉर्नर्स एटम आपस में तो टच नहीं करेंगे, मगर जो फेस सेंटर एटम होगा उसको क्या करेंगे, टच। जिससे ये फेस डायगोनल अगर मैं देखूं तो फेस डायगोनल कितना आएगा, a√2। अगर एज लेंथ कितनी है क्यूब की a, तो फेस डायगोनल होगा a√2। और ये a√2 किसकी, अगर रेडियस की फॉर्म में देखूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, r यहां से 2r ये इसका डायमीटर और r इसकी रेडियस, कितना हो गया 4r। तो देखिए ये साफ साफ है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर मैं फेस ले लूं तो उस फेस के कॉर्नर्स हो गए 4, उस पे चारों कॉर्नर्स एटम हो गए, और ये फेस सेंटर एटम हो गया। कॉर्नर्स एटम आपस में तो टच नहीं कर रहे, मगर फेस सेंटर एटम को चारों कॉर्नर्स एटम टच कर रहे हैं। अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा। इसमें क्या हो गया, ये एटम आपस में टच कर रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं फेस डायगोनल, ये कहलाएगा फेस का डायगोनल। अगर ये एज लेंथ ए और ये एंगल होगा 90 क्यूब के अंदर, तो फेस डायगोनल की लेंथ होगी a√2। और अगर रेडियस की फॉर्म में देखूं फेस डायगोनल की लेंथ, तो r इस एटम की रेडियस हो गई, और 2r इस एटम का डायमीटर हो गया, और r इस एटम की रेडियस हो गई, तो टोटल हो गया 4r। तो यहां से एक रिलेशन आ गया a√2 इजिकल टू 4r। यह कह सकते हैं r इजिकल टू क्या हो जाएगा, r इजिकल टू हो जाएगा 2√2r। ठीक है, मतलब a इजिकल टू हो जाएगा 2√2r। यह कह सकते हैं r इजिकल टू हो जाएगा a/2√2, ये आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप r की फॉर्म में याद रखो चाहे इस फॉर्म में याद रखो। चलिए बात करें एंड सेंटर्ड की। ये तो आपको पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल में, क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरली वो एग्जिस्ट नहीं करता। मगर बता देता हूं, अगर वो होता तो फिर कैसा होता, एंड सेंटर्ड होता कैसा है। पहले ही मैं मना कर रहा हूं कि जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी कि ईसीसी, वो नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। मगर अगर एग्जिस्ट करता तो फिर कैसा होता, वो समझ लीजिए। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे तो मिलते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव बात तो सभी में मिलेगी। जहां से क्रिस्टल की स्टार्टिंग हुई वो प्रिमिटिव कहलाता है, वो तो सभी के अंदर पाया जाएगा, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे तो एटम होंगे ही, साथ में एंड सेंटर्ड है, तो कोई भी दो ऑल्टरनेट फेस, कोई सी भी दो ऑल्टरनेट फेस के सेंटर पे क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, तो इसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मगर नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, चलिए
तो कोई सी भी दो ऑल्टरनेट फेस मैं आपको बता चुका हूं, टोटल फेस होती हैं 6, ऑल्टरनेट फेस होती हैं कोई सी भी दो आमने सामने वाली फेस, चाहे तो लेफ्ट राइट ले लो, चाहे टॉप बॉटम ले लो, चाहे फ्रंट बैक ले लो। ठीक, तो देखिए हमने अभी तक क्या सीखा कि जो सिंपल है या प्रिमिटिव है उसमें जो एटम है कहां है, ओनली कोनर्स। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें बीसीसी में तो कोनर्स प्लस बॉडी सेंटर। और अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा, कोनर्स पे है एटम, कोनर्स प्लस क्या हो गया, फेस सेंटर्ड, हर एक फेस के सेंटर पे। इसमें रिलेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, कोनर्स एटम एक दूसरे को टच करते हैं जिससे एक रिलेशन आता है A = 2R। इसमें क्या होता है, कोनर्स एटम आपस में तो टच नहीं करते मगर हर एक कोनर्स एटम बॉडी सेंटर एटम को क्या करता है, टच, और बॉडी सेंटर एटम को टच करता है तो इसमें एक रिलेशन आता है कि जो बॉडी डायगोनल है, B मतलब बॉडी डायगोनल, A√3 इक्वल हो जाता है 4R। इसमें फेस सेंटर्ड में भी सेम कहानी है, जो कोनर्स एटम है वो आपस में टच नहीं करते मगर कोनर्स एटम फेस सेंटर एटम को टच करते हैं जिससे फेस डायगोनल की लेंथ आती है A√2, वो इक्वल होती है 4R। तो ये इसमें रिलेशन है। ठीक, एंड सेंटर्ड की हम आगे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी एटम हम यूज कर रहे हैं ये सब सेम साइज के होंगे, हर एक एटम को एक स्फीयर एज्यूम करते हैं और सेम साइज का। जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ ये मैंने अभी आपको बीसीसी बताई थी तो इसमें ये सेंट्रल एटम रखा था तो इसका साइज आपको बड़ा दिख रहा होगा, इसका छोटा। ये 3D में है, ये सब आपको जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे टच कर रहे होंगे, इसलिए ये बड़े छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऑल क्या होते हैं, सब इक्वल साइज के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सबका साइज सेम माना जाता है। कह सकते हैं सब सारे एटमों की रेडियस R मानी जाएगी, हर एक एटम को स्फीयर माना जाएगा और सबकी रेडियस कितनी मानी जाएगी, R। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एंड रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो रिलेशन तो हम देख चुके हैं A और R में। अब बताना है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे, मतलब रैंक बतानी है। रैंक मतलब किसी भी यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो देखिए, जैसे बात कर लें प्रिमिटिव की, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब पीसी या एससी। तो पीसी एससी में जो एटम है वो कहां होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, केवल ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, हर एक क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो कितने एटम हो गए जी, ये 8 एटम हो गए कॉर्नर्स वाले, 4 ऊपर और 4 बॉटम पे, 4 टॉप पे हो गए, टॉप कॉर्नर्स पे, और 4 क्या हो गए, बॉटम कॉर्नर्स पे हो गए। अब समझे, तो लैटिस पॉइंट कितने हैं इसमें, 8, क्योंकि 8 के 8 कॉर्नर्स पे क्या है, एटम प्रेजेंट है। मगर अगर बात करें इफेक्टिव एटम की, तो इफेक्टिव एटम की बात करेंगे तो क्या है, समझो, किसी भी जो कॉर्नर्स वाला एटम है इसका छोटा सा पार्ट क्या होता है, इस क्यूब के अंदर आता है। इस एटम का छोटा सा पार्ट इस क्यूब के अंदर आएगा, इस एटम का छोटा सा पार्ट क्या होगा, इस क्यूब के अंदर आएगा। ठीक है, ये जी ऐसे ही इसका छोटा सा पार्ट अंदर आएगा। ये थोड़े थोड़े से पार्ट क्या होंगे, इन क्यूब के इनसाइड होंगे, बाकी पार्ट क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो हर एक एटम कंप्लीट इस क्यूब के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका छोटा सा पार्ट होगा। अब कितना पार्ट आता है तो वो समझो, किसी भी कॉर्नर्स एटम का 1/8 पार्ट क्या होता है, यूनिट सेल के इनसाइड होता है, बाकी 7/8 पार्ट क्या होता है, यूनिट सेल के बाहर होता है। अगर हम बात करें किसकी, तो कोई भी कॉर्नर्स एटम जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉर्नर्स एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, फेस सेंटर्ड एटम का कितना होता है, 1/2, एज सेंटर्ड का कितना होता है, 1/4। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो कॉर्नर्स एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ठीक, तो देखिए टोटल कितने एटम है, टोटल कितने एटम है, 8, और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो टोटल अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर हम देखें किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वो कितने निकल का आएगा, 1। तो इसकी जो रैंक है 1 है। ये 8 एटम, 8 लैटिस पॉइंट जरूर हैं, मगर अगर हम बात करें टोटल इफेक्टिव एटम की तो वो संख्या कितनी आएगी, 1, क्योंकि जो टोटल 8 कॉर्नर्स एटम है, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। कह सकते हैं एक कॉर्नर्स एटम का 1/8 पार्ट ही क्या होगा, यूनिट सेल में इन्वॉल्व होगा या इनसाइड होगा। ठीक,
तो कॉर्नर्स एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन 8 यूनिट सेल। एक जो कॉर्नर्स एटम है वो इक्वली 8 क्यूब में क्या होता है या 8 यूनिट सेल में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर समझा देता हूं। देखिए ये कॉर्नर्स एटम है, अगर इस क्यूब का ये कॉर्नर्स एटम है तो ये जो कॉर्नर्स एटम है इस क्यूब में भी होगा, इस क्यूब में भी होगा, इस क्यूब में भी होगा, इस क्यूब में भी। ये 4 क्यूब अगर इनको एक साथ जोड़ दूं तो ये कॉर्नर्स एटम इन चारों में इन्वॉल्व होगा, और चारों में भी क्या होता होगा, इसका आधा पार्ट होगा, इसका सिर्फ आधा पार्ट, और आधा पार्ट तो इससे क्या होगा, इन चारों से ऊपर निकला होगा। तो अगर देखें इस हाफ एटम का भी क्या होगा, कितना पार्ट, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, ये आधे एटम का कितना पार्ट, एक 1 में, एक 2 में, एक 3 में और एक 4 में। तो हाफ तो कितना चलेगा, इन 4 में, और जो ऊपर वाला हाफ होगा वो जो ऊपर से क्यूब रखे होंगे उनमें जाएगा। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे अगर आप नंबर काउंट करना चाहोगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया, और ये जो ऊपर हाफ होगा ये किस में होगा, 5 6 7 8। तो एक और आ जाएगा 5 6 7 और 8। तो देखो एक कॉर्नर एटम क्या है, इक्वली 8 क्यूब में क्या होगा, इन्वॉल्व। 4 तो ये बॉटम में हो गए और 4 इनके ऊपर होंगे, या कह सकते हैं इस कॉर्नर एटम का जो हाफ पार्ट है वो 4 क्यूब में होगा, और जो अपर हाफ होगा वो भी अनोदर 4 क्यूब के इनसाइड होगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 यूनिट सेल में इक्वली क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट। तो एक एटम के अंदर इसका कितना पार्ट होगा, 1/8। तो इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितनी होगी, 1/8। तो रैंक कितनी निकल कर आ गई इसमें, कॉर्नर इफेक्टिव एटम अगर हम देखेंगे सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, तो कॉर्नर एटम कहां होगा, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर एटम होगा 8, मगर हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। तो टोटल इसे सोल्व करेंगे तो रैंक कितनी आ गई, 1। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें या जेड की वैल्यू देखें किसके अंदर, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, तो वो कितनी पाई जाएगी, 1। नेक्स्ट रिलेशन तो हम पहले निकाल चुके हैं, इसमें कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं जिससे क्या होता है, एक रिलेशन आता है A = 2R, या कह सकते हैं R = क्या हो जाएगा, A/2। ठीक है, समझ में आ गई कैसे आता है वो। इसमें क्या होता है, ये जो अगर हम बात करें कोई सी एक फेस आप देख लो, मान लीजिए छत, ये टॉप फेस देख लेते हैं, इसमें जो कॉर्नर एटम है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, जिसकी वजह से एक रिलेशन आ जाता है कि जो A है ये A किसके इक्वल हो जाती है, 2R के। क्लियर। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या कह सकते हैं BCC। तो इसमें बॉडी सेंटर्ड कब बनता है, बॉडी सेंटर्ड तब बनता है जब जो एटम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे हो और साथ में क्या हो, बॉडी सेंटर्ड पे हो। ये जो बॉडी सेंटर्ड है ये 100% क्या होता है, इनसाइड ऑफ क्यूब होगा, या इनसाइड ऑफ क्यूब, या कह सकते हैं विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। मैं आपको बहुत पहले ये सब कुछ समझा चुका हूं पहले लेक्चर में। तो अगर हम इसमें बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, या कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन BCC यूनिट सेल। तो इसमें जो एटम है 8 एटम तो कहां है, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। और एक एटम कहां है, बॉडी सेंटर्ड पे, और ये 100% क्या है, इनसाइड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर हम टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें तो 1 यहां से आ गए और 1 यहां से, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो बॉडी सेंटर्ड में इफेक्टिव यूनिट सेल कितने होंगे जी, 2। अगर रिलेशन की बात करें A और R की, तो रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं, इसमें क्या होता है, हर एक कॉर्नर एटम आपस में तो टच नहीं करता, मगर हर एक कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर एटम को टच करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी आती है, A√3, और अगर R की फॉर्म में देखें तो ये कितना आता है, 4R। तो यहां से रिलेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी डायगोनल कि जो एटम है आपस में टच कर जाएंगे, तो यहां से अगर एज लेंथ A की फॉर्म में बॉडी डायगोनल की लेंथ देखें तो वो A√3, और R की फॉर्म में लेंथ देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4R। तो यहां से एक रिलेशन आ जाता है A√3 = होगा 4R, या R = कह सकते हैं √3A/4। क्लियर। तो ये मैंने आपको समझा, ये पहले ही बता दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें जैसे AB ये एज लेंथ है, BC की बात करें तो ये फेस डायगोनल है, और अगर AC की बात करें तो ये बॉडी डायगोनल है। देखो AB तो क्या है, एज लेंथ, BC क्या है, ये फेस डायगोनल, और AC क्या है, बॉडी डायगोनल। अगर मैं AB की बात करूं तो किसकी एज लेंथ होगी, कितनी, A। अगर मैं BC की बात करूं तो ये फेस डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी होगी, A√2, क्योंकि ये A है और ये A है, तो फेस पाइथागोरस से कितना आएगा, A√2। अब बात करें किसकी, A और C की, ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा, और ये क्या है, ये A है और ये A√2 है, और ये एंगल कैसा होगा, 90, क्योंकि क्यूब में हर एक एंगल क्या होंगे, 90, सारे फेसियल एंगल क्या होंगे, 90।
तो a और a√2 का अगर मैं पाइथागोरस निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा a√3, और वो a√3 किसके इक्वल होना चाहिए 4r की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एफसीसी। तो एफसीसी में मैंने आपको बताई थी, एफसीसी में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहां पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर्स एंड ईच फेस सेंटर्ड। एफ मतलब फेस, तो हर एक कॉर्नर्स पे होगा और फेस सेंटर्ड पे। कॉर्नर्स पे तो मिल रही है क्योंकि प्रिमिटिव की जो स्टार्टिंग यानी कि जो प्रिमिटिव है वो कहां से मिला था, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब से, तो वो तो हर एक में पाया जाएगा। चलिए, तो एफसीसी में जो एटम है वो कहां पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड फेस सेंटर्ड। ये देखिए जी, हर एक कॉर्नर्स पे और हर एक क्या होगा, फेस सेंटर्ड पे। ये 8 तो कॉर्नर्स हो गए, देखिए टॉप 4 तो हो गए टॉप पे, और 4 कहां होगा, ये बॉटम पे। 8 कॉर्नर्स हो गए, हर एक कॉर्नर्स पे एटम हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा, हर एक फेस सेंटर्ड पे। फेस देखो, एक तो हो गई टॉप और एक बॉटम, एक लेफ्ट तो एक राइट, और एक ये फ्रंट की फेस हो जाएगी, ये देखिए ये, और एक हो जाएगी बैक। तो ये फ्रंट वाली का सेंटर हो गया ये, और ये बैक वाली का सेंटर हो गया ये। फेस जो कोई भी फेस हो, वो फेस हमेशा 2 क्यूब में काम करेगी। अगर इस क्यूब की बात करें तो देखो, ये फेस सेंटर्ड एटम का इसका आधा पार्ट तो इस क्यूब के अंदर होगा और आधा पार्ट इस बाहर। ये जो क्यूब बनेगा एक नया दूसरा, यहां देखिए आधा पार्ट इसके अंदर होगा, ये जी, ठीक है, यहां। तो इसका आधा पार्ट इन और आधा पार्ट इधर आउट। तो कोई भी फेस पे जो भी एटम होगा तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ। ये कह सकते हैं फेस सेंटर्ड पे जो भी एटम होगा वो इक्वली डिवाइड होता है 2 यूनिट सेल में। तो फेस सेंटर्ड एटम इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट सेल। तो जो फेस सेंटर्ड एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। ये सब मैं पहले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब इसमें ये भी आपको अब देखिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं इसी लेक्चर में कि फेस सेंटर्ड में कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते, मगर ये जो कॉर्नर एटम है वो फेस सेंटर एटम को टच करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये जो डायगोनल है ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल, और इसकी लेंथ कितनी होगी a√2, क्योंकि एज लेंथ कितनी है अगर क्यूब की, a और a का पाइथागोरस आएगा a√2। तो अगर a की फॉर्म में देखें तो कितनी आएगी a√2, और अगर r की फॉर्म में देखें तो r रेडियस इस एटम की, और इस एटम का पूरा डायमीटर हो गया r और r 2r, तो r और एक r ये हो गया, कितना हो गया टोटल 4r। तो यहां से एक रिलेशन आ जाता है a√2 इजिकल टू क्या होगा 4r। तो a√2 इजिकल टू 4r, यानी कि एफसीसी में जो फेस डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल हो जाती है 4r के, या कह सकते हैं r इजिकल टू होगा a/2√2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें किसमें, एफसीसी में, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल या एफसीसी यूनिट सेल, तो इसमें जो एटम है वो कहां आएंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड ईच फेस सेंटर्ड ऑफ क्यूब। तो देखिए कॉर्नर्स कितने होंगे क्यूब में 8, और कॉर्नर्स वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। फेस कितनी होंगी 6, तो फेस सेंटर्ड भी कितने होंगे 6, तो 6 एटम कहां हो गए फेस सेंटर्ड पे, और हर एक फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, क्योंकि वो इक्वली डिवाइडेड होता है 2 यूनिट सेल में। तो एटम हो गए 8, कंट्रीब्यूशन हो गया कॉर्नर्स वाले, कॉर्नर्स एटम हो गए 8, कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। फेस सेंटर्ड एटम हो गए 6 और कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। तो 1 एटम तो यहां से निकल आया और 3 एटम यहां से, तो टोटल इसमें क्या होगा, जो इफेक्टिव, अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 एफसीसी, तो वो कितने होंगे 4 हो जाएंगे। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं हल्का सा फटाफट रिवाइज कर देता हूं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या कह सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहां पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक। और हर एक कॉर्नर्स वाला जो एटम है इसमें एक दूसरे को टच करता है, जिसकी वजह से एक रिलेशन आता है कितना, a इजिकल टू 2r। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे हैं, तो 8 कॉर्नर्स एटम हो गए, और हर एक कॉर्नर्स एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो इसमें रैंक आएगी 1। बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी में जो एटम होंगे वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड। इसमें कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मगर हर एक कॉर्नर्स एटम बॉडी सेंटर एटम को टच करेगा, जिसकी वजह से एक रिलेशन आएगा कि बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है a√3 वो इक्वल हो जाएगी 4r। और इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, 8 एटम तो हो गए कॉर्नर्स पे और एक हो गया बॉडी सेंटर्ड पे। 8 कॉर्नर्स एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो एक इफेक्टिव एटम तो निकल का आ गया कॉर्नर्स वाले से, और एक निकल का आ गया बॉडी सेंटर्ड से, तो इसमें रैंक कितनी हो जाएगी 2, या कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बीसीसी में कितने हो जाएंगे 2। लास्ट बात करें एफसीसी की,
तो एफसीसी में जो एटम है वो कहां पा जाएंगे, ईच कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्ड। इसमें भी कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मगर कॉर्नर्स एटम फेस सेंटर एटम को टच करेंगे, जिसकी वजह से फेस डायगोनल a√3 इक्वल हो जाएगा 4r के। तो एक रिलेशन होगा a√2 इक्वल टू 4r। दूसरा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो इसमें 8 तो हो गए कॉर्नर्स एटम, कॉर्नर्स एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1 एटम तो निकल कर आ गया कहां से, कॉर्नर से। और 6 होंगे फेस सेंटर्ड, और हर एक फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो 3 इफेक्टिव एटम निकल कर आ गए फेस सेंटर्ड से। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर, थैंक यू।